हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखेंगे आइसोलोबल एनालॉजी। आइसोलोबल एनालॉजी क्या होती है और ऐसे कंपाउंड जो आइसोलोबल होते हैं एक दूसरे के, उनमें क्या खासियत होती है, क्या सिमिलरिटीज होती है और ये आइसोलोबल एनालॉजी होती क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आइसोलोबल एनालॉजी is necessary to relate to make up correlation between organic and inorganic. I mean ये एनालॉजी जो है वो कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्पीसीज के बीच में जो है एक रिलेशन बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलिकुलर एनर्जी, मोलिकुलर I mean tendency to make clusters and in terms of other factors I will discuss later. तो जो आइसोलोबल एनालॉजी है वो जो है वो एक रिलेशन बनाती है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक स्पीसीज के बीच में। फिर बात आती है कि आइसोलोबल एनालॉजी किस तरह से हम देखेंगे और देखने के बाद अगर कोई कंपाउंड जो है एक दूसरे के आइसोलोब्ड है तो उनमें क्या चीज़ें होंगी, क्या एडवांटेजेस होंगी। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ पता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं। इन रूल है ये। इन रूल क्या कहता है, 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं। दूसरा, मेन ग्रुप अगर एलिमेंट है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। समझ गए ना। तो ऐसे कंपाउंड जो मेन ग्रुप जिनमें मेन ग्रुप एलिमेंट होगा वो 8 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा और ऐसे कंपाउंड जिनमें ट्रांजिशन एलिमेंट होगा वो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। समझ गए। और ऐसे कंपाउंड, दोनों कंपाउंड अगर ये दे रखे हैं तो ये इसके जो ट्रांजिशन एलिमेंट वाला जो कंपाउंड है वो अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है या फिर सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप ये कह सकते हैं वैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स है दोनों की, तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के आइसोलोब्ड है। मैं एक छोटी सी कंपैरिजन के लिए एक टेबल बनाई है। ये मेन ग्रुप एलिमेंट वाला है और ये ट्रांजिशन एलिमेंट वाला है। अगर आपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट किए और यदि मेन ग्रुप वाले कंपाउंड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 8 आते हैं और ट्रांजिशन वाले कंपाउंड में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो कहेंगे एक दूसरे के ये आइसोलोब्ड है। ऐसे ही अगर 7 आते हैं और इसमें 17 आते हैं तो आप ये कहेंगे कि सर ये भी आइसोलोब्ड है एक दूसरे के। ऐसे ही इसमें 6 और इसमें 16, ऐसे ही 5 और 15, ऐसे ही 4 और 14, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोलोब्ड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक मेन ग्रुप वाले कंपाउंड में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए और दूसरा दिया हुआ ये एक जोड़ा बताइए, ये एक जोड़ा दिया जाएगा आपको और कहा जाएगा क्या ये आइसोलोब्ड है एक दूसरे के। तो एक में मान लिया 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में 16 आ गए, तो वे एक दूसरे के आइसोलोब्ड नहीं होंगे। अगर एक में 8 आए हैं तो दूसरे में 18 आने चाहिए। समझ गए। एक में 7 आए हैं और एक में 14 आ गए तो ये एक दूसरे के आइसोलोब्ड नहीं होंगे। 7 है तो 17 होना चाहिए दूसरे में, वो तभी आइसोलोब्ड होगा। समझ में आ गई इतनी बात है। अब यदि आइसोलोब्ड हैं दो स्पीसीज, चाहे वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो चाहे कुछ भी व्हाटएवर, तो उनमें क्या सिमिलरिटीज होती है ये देखा जाता है कि जो उन स्पीसीज के जो मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे उनकी सेम शेप होगी, सेम एनर्जी होगी, सेम सिमेट्री होगी वो। और उन दोनों कंपाउंड्स में जो स्पीसीज होंगी जो वो आइसोलोब्ड हैं उनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे फॉर मेकिंग द क्लस्टर। जो क्लस्टर वो बना सकते हैं, क्लस्टर बनाने की जो उनकी टेंडेंसी होगी वो क्लस्टर बनाने में जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करेंगे वो दोनों में सेम होंगे। समझ गए। दूसरी बात ये आती है कि जो आइसोलोब्ड हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो भी सकते हैं, आइसो स्ट्रक्चरल या आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि उनमें नंबर ऑफ ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और उनकी स्ट्रक्चर सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। समझ गए। मैं एग्जांपल लेके अभी बताऊंगा। तो आप लोगों को अभी पता लग गया कि आइसोलोब एनालॉजी जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्पीसीज को कोरिलेट करने के लिए यूज की जाती है। ये पता कैसे करते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है और मेन ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेंगे इन रूल के हिसाब से। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके आधार पर आप इन्हें कोरिलेट करेंगे। उसके लिए एक टेबल मैंने आपको बता दी कि जितने इलेक्ट्रॉन इधर हैं, मतलब इसको अपना ऑक्टेट आई मीन इन रूल के हिसाब से ये स्टेबल कब होगा, जब 8 इलेक्ट्रॉन हो इसके पास, और ये कब होगा जब 18 हो। तो इसमें 18 और इसमें 8 तो आइसोलोब्ड है एक दूसरे के। यदि इसमें 7 तो इसमें भी 17 होने चाहिए, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन 8 से कम इसमें है, ऐसे ही 1 इलेक्ट्रॉन 18 से कम इसमें होने चाहिए, 17। समझ गए। तो ये एक दूसरे के फिर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के आइसोलोब्ड होंगे। और आइसोलोब्ड होने का फायदा क्या होता है
कि जो दोनों स्पीसीज हैं उनके जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है उनकी सिमेट्री, एनर्जी और शेप, वो सब चीजें उनकी क्या होती है, सेम होती है। और इन दोनों स्पीसीज के बीच पास जो है वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे फॉर मेकिंग द क्लस्टर। ऐसे ही ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक या आइसोस्ट्रक्चर हो भी सकते हैं और नहीं, ये ऐसा कोई तथ्य नहीं है अभी। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। कहता है कि MnCO का होल फाइल इज आइसोलोब्ड विद, इनमें से किसके साथ ये आइसोलोब्ड है? तो ध्यान से देखिए, मेन ग्रुप में से है कार्बन वाला है और ये है ट्रांजिशन एलिमेंट, तो दोनों में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन अप्लाई होना चाहिए, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए Mn वाले की। Mn कितने इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन करता है? 7 इलेक्ट्रॉन का। CO 2 का करता है 5 है, तो 5 दूनी 10, 17 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इनमें से जो भी 7 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके हिसाब से टेबल ना 17 और 7, तो इनमें से जो भी 7 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा वो उसके साथ आइसोलोब्ड हो जाएगा। पहले CH4 को देखें, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा, 4 हाइड्रोजन आ गए, 4 का करेंगे तो ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन 7 आना चाहिए। समझ गए ना? क्योंकि यहां रूल देखिए, 17 है तो 7 होना चाहिए, 16 है तो 6। आप इधर के याद रखिए, 1 1 को हटा दीजिए, बस याद रखने का तरीका यह है। 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4। समझ गए ना? तो ध्यान से देखिए, तो अब CH3 को देखिए, कार्बन 4 का देगा, हाइड्रोजन 3 का देगा, तो 4 3 7, ये 7 और ये 17, ये बोथ आर आइसोलोबल टू ईच अदर। आइसोलोबल होने का वजह से मैंने आपको बताया कि इनमें सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, सेम शेप होगी, सेम एनर्जी होगी, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे फॉर मेकिंग द क्लस्टर। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा देखिए, ध्यान से देखिए बेटा। तो इसमें अगर हम CH3 को देखें तो CH3 3 बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ, तो एक वैकेंट ऑर्बिटल आ गया, इसमें एक ऑर्बिटल बच गया, वो एक ऑर्बिटल ये होगा। ऐसे ही Mn यहाँ पर जो Mn है वो 5 CO के साथ बॉन्ड बनाए व्हाटएवर, लेकिन एक ऑर्बिटल अभी भी उसके पास होगा। समझ गए? चूंकि इसके पास भी एक ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक ऑर्बिटल होगा। समझ में आ गई इतनी बातें? नहीं, ठीक है। तो ये आइसोलोबल स्ट्रेटेजी है, आइसोलोबल एनालॉजी है। अब आपको शायद ये क्लियर हो गया होगा कि आइसोलोबल कहाँ यूज होता है, मैं इसको रिपीट कर चुका हूं कई बार। ठीक है, तो इसलिए इस लेक्चर को, मान लिया बहुत सारी प्रॉब्लम आपको दे दे, मान लिया BH के दे, आपको कुछ नहीं करना, आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, दोनों स्पीसीज के देखने हैं कि अगर वो रिलेशन बना रही है, 7 है तो 17, 16 है तो 6, 18 है तो 8, तो आप कह देंगे सर ये एक दूसरे के आइसोलोबल है, अदरवाइज नहीं है। और आइसोलोबल होने का क्या फायदे होंगे, क्या चीजें होती है, आइसोलोबल का मीनिंग क्या होता है, किस चीज में सिमिलरिटी रखता है, वो आप लोगों को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।